खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजूर, मेरे साथ मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। पहले रन डाउन और फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। ट्रंप ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और यूं लगता है अब क्या ऑप्शंस होंगे। अगर ये क्या अमेरिका हजीमत शिकस्त कबूल करेगा या खुदा न खास्ता एटॉमिक जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। बगैर फ़िज़ाइया के तैयारे गिर रहे हैं, F-15 के गिरने की खबरें आ रही हैं, F-35 गिरा था, ये कैसे गिर रहे हैं पूछेंगे अपने माहिरीन से। ईरान के मिसाइल क्या बरतानिया और फ्रांस तक पहुँच सकते हैं और क्या खलीजी ममालिक जो हैं अब अमेरिकी सिक्योरिटी से दस्तबरदार हो जाएंगे और एक नया जो एक बन रहा है सिक्योरिटी का एक और अरेंजमेंट, क्या वो उसमें आएंगे, इस पे बात करेंगे। ईरान जंग आलमी सरमायाकारी का रुख बदल रही है और एक रिसेशन की बातें हो रही हैं जो दस्तक दे रहा है दुनिया की मैशत के दरवाजे पर। और पाकिस्तान क्या ईरान से सस्ता तेल हासिल कर पाएगा? मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे और रहनुमाई चाहूँगा कि 48 आवर्स का अल्टीमेट, इज दिस अ डेस्परेशन और एक हजीमत और शिकस्त, तो इट इज़ रिट लार्ज ऑन दी वॉल, जिसे कहते हैं नविश्ते दीवार नज़र आ रही है। क्या ऑप्शंस होंगे, किस हम जाएंगे? कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है नेतान्याहू और ट्रंप का कि वो कैसे फेस सेविंग कर पाएंगे और आलमी इंसानियत को कितनी कीमत देनी पड़ेगी इसकी? जनाब चिश्ती साहब। शुक्रिया कायद साहब, आपका, मियाँ साहब का, आपको, आपके व्यूअर्स को यौम पाकिस्तान भी मुबारक जी। और आज के दिन के रेफरेंस से जो आपने सवाल किया है कि 48 घंटे होने को हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो थ्रेट किया था, मेरा ख्याल है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक डेस्परेशन का एलिमेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे बड़े कमांडर इन चीफ, ताकतवर तरीन आदमी इतने बेबस नज़र आते हैं। ऑलमोस्ट चौथा हफ्ता शुरू होने लगा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसको हम समझते थे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, अमेरिका पूरी कुव्वत के बावजूद देख लें वो उसको खुलवाने के में कामयाब नहीं हो सका। और ईरान ने आई थिंक खुलने या ना खुलने की डेफिनेशन बड़ी अच्छी कही है। उन्होंने कहा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अब नए हॉर्मुज़ खुली है हर उस मुल्क के लिए जो हमारी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। तो फिर क्लोजर तो फिर रिलेटिव टर्म है ना, और जाहिर है जंग के अंदर अगर आप अमेरिका के खिलाफ नहीं वो करेंगे तो फिर और किसके खिलाफ करेंगे? तो वो अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहे हैं जिसको कहते हैं हर कीमत पर वो कर रहे हैं। जो फ्रस्ट्रेशन है वो नजर आ रही है। और अभी मैं पढ़ रहा था, एक चैनल पर चल रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि नेटो मदद नहीं कर रहा, जो एक शर्मनाक बात है। मतलब यहां तक उनकी एक एलिमेंट आ गया है कि आपकी डिपेंडेंसी नेटो पर है। दुनिया में उनका सब, दुनिया जब जंगें लड़ने जाते हैं तो अमेरिका जैसा मुल्क लड़ने जाता है तो आप अपने डिसीजन मेकिंग लूप या विनिंग लूप के अंदर एक्सटर्नल रेसिपी नहीं रखते। इतना बड़ा मुल्क है, अपनी इंडिपेंडेंट उसकी मिलिट्री है, लेकिन ये जाहिर है उनकी मिस कैलकुलेशन हुई है। उनको पता ही नहीं था कि अपने लिए ईरान जंग इतनी सस्ती कर लेगा। ऑलमोस्ट एक और एलिमेंट देखिए, अब नए हॉर्मुज़ का एक अजीब सा डाटा है कि जंग शुरू होने से पहले सैंक्शंस की वजह से ऑल्दो ईरान चाइना को $1.38 बिलियन रोजाना की बुनियाद पर एक्सपोर्ट करता था, जो कि ईरान का 80% था और चाइना की जरूरत का सिर्फ 13% था, क्योंकि चाइना को तकरीबन 10 मिलियन बैरल रोजाना चाहिए। 1 करोड़ बैरल उसकी रिक्वायरमेंट है, इमेजिन करें। तो ईरान उसमें से 13% के करीब कंट्रीब्यूट करता था। 4% दुनिया का कंट्रोल ईरान के बस में था जंग शुरू होने से पहले। अब नए हॉर्मुज़ की वजह से 20% दुनिया का तेल अब ईरान के कंट्रोल में चला गया और बेबसी का आलम है कि आप खुद ही देख रहे हैं। ये तो आई डोंट नो ये कैसी प्लानिंग हुई है। ये तो आने वाले वक्तों में या मेरे जैसे कोई स्टूडेंट और स्ट्रैटेजी इस पर बाद में सोचेंगे तो समझेंगे कि क्या खोया क्या पाया। चिश्ती साहब, मैं आपसे जंग का 24वां रोज़ है आज, हम थोड़ा सा मुआवजा कर लेंगे और आपके सामने मैं कुछ हकाइक रखूंगा जिस पर जो है वो आपका रहनुमाई चाहूँगा। अभी अगर 24 रोज़ की जंग को देखा जाए तो सुपर ताकत अमेरिका और इजराइल, उन्होंने जो हमला किया 28 फरवरी को, अब तक उन्होंने ईरानी क़यादत को शहीद कर दिया और बहुत से दावे किए। उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी कुव्वत जो है वो ख़त्म कर दी गई है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कुव्वत ख़त्म कर दी गई है। ये भी दावा किया गया कि न्यूक्लियर कुव्वत जो है पहले भी ख़त्म कर दी थी, अब फिर ख़त्म कर दी है। और इसमें दूसरी जानिब से अमेरिका में एक आवाज़ उठ रही है कि ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं। यहाँ तक एक सेनेटर ने कहा
कि आगे चट्टान है, पीछे खाई है और दरमियान में ट्रंप खड़े हैं। एक तो सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो ईरान है जवाबी वार कर रहा है, 75वीं लहर उन्होंने आज जो है वो वहाँ पर भेजी है, जो कि मिसाइलों की भेजी, और बहुत बड़ी तबाही जो है वो हुई वहाँ पर। ये तो हकीकत है और पुरानी बात हो चुकी है कि उनके रडार सिस्टम और उनके एरो 3 सिस्टम, थर्ड सिस्टम, आयरन डोम और 5th नेवल फ्लीट, ये सारे कुछ तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर हमले हो चुके हैं। और ये भी हकीकत है कि उन्होंने बगैर फजाइया के F-15 जो है दावा किया जा रहा है 4 त्यारे, F-16 1 त्यारा, F-35 जो है 2 त्यारे, एयर फ्यूल टैंकर्स 3 जो है वो उन्होंने गिराए, के C-135 वो भी जो है एक गिराया। 11 मजमूई तौर पर त्यारे बनते हैं। और कल जो ईरान ने वहां पर क़यामत बर्पा की इजराइल में, उनकी जो डिमोना शहर है, गरात है, अराज शहर है, मोसाद हेडक्वार्टर है, शनबेत जो हेडक्वार्टर है, या दीगर जो तनसीबात हैं, उनको जो है वो बाकायदा तौर पर तबाह किया गया। फतह 1, सिजील, कदर, कासम और खुरमशेर मिसाइलों से उन्होंने 75वीं लहर जो है वो बहराई जो है वहां पर बरसाई है। तो क्या सर इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या जंग का रिमोट कंट्रोल जो है वो मुज्तबा खामनाई के पास है या अमेरिका अभी भी हैवी है? बहुत अच्छा तज्जिया आपने माशाल्लाह खुद ही पेश कर दिया मियां साहब, और उसकी रोशनी में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट अमेरिका के लिए हो रही है। मैं क्विकली डाटा से सपोर्ट करता हूँ आपकी बात को और अपनी बात को। पहले 100 घंटे के अंदर अमेरिका ने तकरीबन $3.87 बिलियन खर्चे फर्स्ट 100 आवर्स के अंदर, नंबर 1। और आप हैरान होंगे कि इस बजट का सिर्फ 5% पहले से कांग्रेस से अप्रूव था। नंबर 2, पहले जो 3 F-15 मारे गए थे वो तकरीबन $285 मिलियन के थे। फिर जंग का जब हिसाब लगाना शुरू किया, मैंने भी, वेस्ट ने भी, मिसाइल्स एवरेज जो फायर हो रहे हैं, हमने सब ने देखा कि 30-35 हज़ार का शायद ड्रोन है और उधर से $4 मिलियन का पैट्रियट फायर हो रहा है। दूसरी हमने देखते हैं कि 10-10 हज़ार ड्रोन ईरान बना रहा है महीने के हिसाब से, और पूरे सैकड़ों की तादाद में, पूरे मेरा ख्याल है पैट्रियट इतने 6,000 पूरे साल में नहीं बनते जो इतने ये एक महीने बना रहा है। एक बात। दूसरी, आप एक और बात देखिए जो हम एनालाइज कर रहे हैं अब, ये जंग का तकरीबन मुख्तलिफ अगर डिसएग्रीमेंट भी किया जाए, कोई कहता है कि $1.7 बिलियन रोजाना खर्च हो रहा है, 1.5 हो रहा है। मैं चले एक मोहतात अंदाजे में 1 बिलियन पे खर्च बेस करके आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ जो मैंने कल ही की है। $1 बिलियन रोजाना का मतलब है $42 मिलियन पर आवर, जिसका मतलब है $11,000 पर सेकंड ये खर्च हो रहा है अगर मैं सिर्फ 1 बिलियन लूं। दूसरी तरफ एक और देखिए, उनकी कामयाबी ईरान की है कि उन्होंने तमाम पैट्रियट और दूसरे मिसाइलों का फोकस अपनी तरफ ले लिया। यूक्रेन बहुत खुश, यूक्रेन नाराज है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बहुत खुश है कि सारे का सारा जो यूक्रेन आ रहा था वो परेशान है, ज़ेलेंस्की साहब, और सारे का सारा उठ के इधर जा रहा है। उन्होंने कोरिया को कहा, यानी साउथ कोरिया को कहा कि जनाब आप ही अपने पैट्रियट इधर भेज दें। जो ही वो पहली खेप निकली तो नॉर्थ कोरिया ने अपने 10 मोस्ट एडवांस मिसाइल का टेस्ट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि जनाब वापस मंगा लें, मैं थ्रेट मौजूद हूं, मैंने तो 10 नए मिसाइल भी फायर कर दिए आपके लिए। यानी स्ट्रेटेजिक बैलेंस देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर की बजाय अनफेवरेबल चल रहे हैं, चाहे किसी नाम ले ले उसको, रूस दे लें, चीन ले लें। साहब मैं माफी चाहता हूँ, एक और अहम बात, आप तो फौज में एक्टिव, आपने ड्यूटी की है, ये क्या खबरें हम सुन रहे हैं कि जी कुछ बैरी उनके जो बेड़े हैं वहाँ पे एडिक्ट्स हैं, खुद वो जो है वो आग लगा रहे हैं, ये एग्जेजरेशन है, ये क्या ऐसे मैं कहूँ ये भगौड़े हो रहे हैं वो, या इस जंग से लाताल्लुक है? क्योंकि जंग तो फिर जज्बों से लड़ी जाती है। क्या इन खबरों में कितनी हकीकत है कि पीपल एंड देयर army and their personnel, their foot soldiers are unwilling to fight this war? सब कई दफा मैं तो कह चुका हूं, मैं इससे तो रिलेट अभी ऑथेंटिकली तो हम नहीं कह सकते कि ये वाकई खबर है, क्योंकि आने वाली जंगें और अभी भी जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो मैं अक्सर कहता हूं बुलेट वर्सेस बुलेट और जहाज वर्सेस जहाज और सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होनी। वो नैरेटिव और परसेप्शन की जंग होनी है, वो हौसले की जंग होनी है जो आप और मेरे जैसे लोग मीडिया पर बैठ के बिल्ड करेंगे एक नैरेटिव को, फॉल्स या ट्रूथफुल। एक बात। दूसरी बात, एक और चीज नोट करें, ऐसे जहाज जो वेपन्स होते हैं जिनको आप साल हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ऑलमोस्ट 4.5 एकड़ का एक चलता फिरता बेस, एयर बेस होता है जमीन पर, यानी जमीन का मतलब है कि समंदर के अंदर 4.5 एकड़, 5,500 लोग, उनको मैनेज करना इनविंसिबल आप समझते थे। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब्राहम लिंकन का तो मोटो ही यही है, शैल नॉट पैरिश, ये उन्होंने क्लेम किया था।
बट फिर वो क्यों 1500-1600 किलोमीटर दूर ले गए हैं, ये कोई लंबे चौड़ा गैस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबली वो हिट हुआ है। जेरार्ड फोर्ड का कहा जाता है कि किचन में आग लग गई तो उसको पुल बैक कर लिया, वो नंबर 1 है दुनिया का, और वो इजराइल का डिफेंड करने के लिए मेडिटेरियन में रखा गया था कि वहां से बचाएगा उनको, वो भी पुल बैक करके ग्रीस ले जाया गया रिपेयर के लिए। तो ये और F-15 हमने सुन लिया, जो मियां साहब बता रहे थे डाटा। F-35 में पढ़ रहा था और अब मैंने काफी डिटेल पढ़ी है कि कैसे शूट कर रहे हैं। वो एक और फिनोमेना है, बड़ी इनोवेशन लगा रहे हैं ईरानी इन जहाजों को मारने के लिए। पहले दिन से जब 3 F-15 हुए थे, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर है। मैं उस दिन भी नहीं माना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बात साबित होती जा रही है कि F-15 और F-35 किस तरह मारे जा रहे हैं। अगर वो आप पूछेंगे तो फिर मैं जी आप इसको वजाहत कर दें, कैसे मारेंगे? पॉसिबली काजी साहब, इसका ये होता है कि 2 तरह के रेडार्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक रेडार इस्तेमाल होता है जो इंफ्रारेड रेडार होता है, जो वो सिग्नल देता है, अपनी रेज देता है, तो वो स्टेल्थ जहाज जो होता है, जो आने वाली रेज को डिफ्लेक्ट वापस नहीं जाने देता। रेडार का ये सिंपल फार्मूला होता है कि जब आप ट्रांसमिशन फेंकेंगे, जहां पे जहाज होगा वहां से रेज रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगी, जो खुला आसमान होगा उसमें वापस नहीं आएंगी वो रेज। इस तरह एक जहाज डिटेक्ट होता है। स्टेल्थ फाइटर या F-35 कहते हैं इसको, स्टेल्थ इसलिए कहते हैं कि ये जो रेज है जो वापस जाती थी उनको डिफ्लेक्ट करता है, या पेंट या मटेरियल इस तरह होता है उनको अब्सॉर्ब कर लेता है। यानी जमीन के रडार को ये लगता है कि ये रेज गुजर गई है, वापस नहीं आई, तो यहाँ कोई चीज मौजूद नहीं है। अब ईरानियों ने क्या किया है कि इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया है SA-67। ये बुनियादी तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इसको कहते हैं 358 टाइप। ये सब सोनिक होता है, यानी आवाज से कम रफ्तार में लॉइटरिंग करता रहता है, हवा में जाकर घूमता रहता है जब तक F-35 जैसा जहाज पिक करता है। ये क्या चीज पिक करता है? ये रेडिएशन नहीं फेंकता, ये इंजन की हीट को पिक करता है। इंजन तो नहीं ना आप बंद कर सकते जाहिर है, तो इंजन की हीट को पिक करके IR, ये जो हम इंफ्रारेड सिग्नेचर जमीन पे भेजता है कि जनाब यहां पे मुझे एक हीट सोर्स नजर आया है। ये मिसाइल जब भेजता है तो नीचे से फिर एंटी रेडिएशन एक मिसाइल फायर हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि इस तरह ये मारा गया है, यानी कि हवा में तो आप जब तक रेडिएशन पिक ना करें, जमीन तक रेडिएशन आती नहीं है, तो इन्होंने एक लॉइटरिंग भेजनी है। जैसे ये कॉम्बिनेशन जो हवा में फिर रहा होता है, ये एक ड्रोन और नॉर्मल मिसाइल की कॉम्बिनेशन है जो हवा में लॉइटर करता रहता है, यानी घूमता फिरता रहता है। ये तो बड़ा फिर मिशना किस्म का मिसाइल है जिसने यानी वारदात डाल दी। अभी 48 घंटों की बात हो रही थी, डेडलाइन की बात हो रही थी जो कि सदर ट्रंप ने दी है ईरान को कि अपना हॉर्मूज जो है वो खोली जाए, वरना हम जो है वो बहुत बड़ा हमला करेंगे, किसी तवानाई के सोर्स पर हमला करेंगे। ईरान ने सर बल्कि बात करूंगा जो अमेरिका और इजराइल है, उन्होंने तमाम वसाइल यूज़ कर लिए हैं ईरान पर, और हर किस्म की बमबारी भी कर ली, 5000 टन के बम भी वहां पर बरसा लिए। लेकिन ईरान जो है वो टस से मस नहीं है और बाकायदा तौर पर जवाबी वार कर रहा है। और अभी जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इस पर भी मैं आपकी रहनुमाई चाहूंगा। लेकिन क्या बुखलाए हुए और बड़बोले जो सदर ट्रंप हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है या खदशा जाहिर किया जा सकता है कि वो कोई ऐसा इकदाम ना कर दें जिसको एटमी हमला कहते हैं, ऐसा इकदाम ना कर दें? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो 60% जो अफसूदगी है इसकी यूरेनियम की, वो तो ईरान के पास भी है, क्या वो भी जवाबी वार कर सकते हैं इजराइल पर? और दूसरा सर, जो एक बात की इजराइल की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान के मिसाइल यूरोप तक जा सकते हैं, पेरिस तक जा सकते हैं, जर्मनी तक जा सकते हैं, बरतानिया तक जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई कैपेबिलिटी है ईरान के पास? और तीसरी, आपने जो अभी टेक्नोलॉजी की बात की जिससे F-35 जो है वो गिराए गए हैं, ये क्या ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी थी या कहीं से आई है ये? जी मैं कोशिश करता हूं क्विकली 3 सवालों का जवाब देने की। आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा है कि वो नहीं खुलवा पा रहे, और जो वेस्ट है बुनियादी तौर पर वो ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेटेड है कि वो नहीं खुलवा पा रहे, और उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि इनको समझ आ जाएगी। देखिए, ईरान की जिसको कहते हैं ना झिझक उतर गई हुई है, उसको पता लग गया हुआ है कमजोरियां, उसको पता लग गया कौन सा मेरा मिसाइल कैसे पहुंचता है, उसको ये भी पता लग गया डिफेंस को मैंने चीट कैसे किया। मैं जैसे आपको कहता था सिजील और जो खैबर शिकन मिसाइल है, ये तो ऑलमोस्ट हवा में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, आवाज की रफ्तार से कोई 10 से 15 गुना ज्यादा, जिसका मतलब है 17,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये तकरीबन 4.5-5 मिनट में सिर्फ इजराइल पहुंच जाते हैं ईरान से फायर होके, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफेंसेस जो रस्ते में शूटिंग होती है। ये नंबर 1 पहले हमें याद रखना चाहिए। नंबर 2 हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने अब बहुत ही वेल मेयर्ड और बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्राइक की हैं, जो प्रोहिबिटिव स्ट्राइक हो रही हैं। ईरान ने जब अमेरिका ने जब खारक पर हमला किया था तो इन्होंने भी तेल की इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया था। यानी ईरान ये साबित करने की अब तक ये कामयाब कोशिश कर चुका है कि अगर आप मेरी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी इकोनॉमी को करेंगे तो उससे ज्यादा मैं हिट बैक करूंगा।
जिसकी वजह से आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इजराइल को कहना पड़ गया कि नहीं नहीं जनाब आप तेल को ना मारें, क्योंकि तेल शायद कल को हमारे काम आना है। खारग पर भी आपने देखा तीसरे हफ्ते में उन्होंने हमला किया। क्यों? क्योंकि वो इसको वॉर बूटी समझ रहे थे। ये वो समझ रहे थे तो माले गनीमत बाद में जंग के हमारे हिस्से में आना है, हम इस तेल को क्यों तबाह करें, क्योंकि ईरान का तो 80% तेल वहां से एक्सपोर्ट होता है। नंबर 2। नंबर 3, ये जो आप बात कर रहे थे कि जी वो चाहता है कि यूरोप को भी कहा जाए कि जनाब जो कह रहे हैं कि जी यहां तक मिसाइल पहुंच जाएंगे, ये बेसिकली उनको स्टेक होल्डर बना रहा है इजराइल। इजराइल के प्रेसिडेंट ने तो अमेरिका को कहा था कि जनाब बस तकरीबन अमेरिका भी पहुंचने ही वाला है, आप हमला कर ही दें पहले। और 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों के होते हुए भी प्रेसिडेंट ट्रंप कन्विंस हो गए। 18 एजेंसियां उनको रिपोर्ट करती हैं सर, मुख्तलिफ दुनिया भर की, तो फिर भी उन्होंने मान लिया। अब ये जो यूरोप तो जर्मनी और सारी दुनिया को कहा जा रहा है कि तुम्हारे तक भी मिसाइल आ रहे हैं, बेसिकली एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी इजराइल पैदा कर रहा है कि जनाब या हमें ज्वाइन कर लें या आपकी भी बारी आने वाली है। और ये नेतन्याहू पिछले 40 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से तो एक्टिव है, जब से वो हुकूमत में हर सदर को वो कन्विंस करते थे। तमाम सदूर ने नहीं मानी, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए। और हमें भी पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे मनाना आसान लगता है, हम सब जानते हैं, इसमें रॉकेट साइंस रह नहीं गई। उनकी थोड़ी सी तारीफ करें तो वो कहेंगे कि अच्छा मैं इतना बड़ा हूं तो मैं वेनेजुएला प्लस कर दूं इधर, उन्होंने कहा जनाब कर दे, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आई थिंक ये सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की जा रही है। रियलिटी में मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है अभी कोई। और आखिरी बात जो आपने कही कि हमला कर देगा अमेरिका, और देखें रेकलेस तो कुछ भी कर सकता है, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अपने आर्गुमेंट में कह सकते हैं कि जैसा अमेरिका नहीं आज तक फायर किया, पॉसिबल तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी वो नौबत आ गई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर बहुत सारे मुल्कों को लाइसेंस मिल जाएगा न्यूक्लियराइजेशन का। ईरान के पास मेरा नहीं ख्याल अभी कैपेबिलिटी है हेड बैक न्यूक्लियर करने की। अच्छा ये फरमाइए कि ये अबनाए हुर्मुज़ एक तो ठीक है, लेकिन हजूर ये क्या बनेगा, जीसीसी का क्या बनेगा? क्योंकि वो तो तेल ही पैदा करते थे, वापस जो सारा खुराक फूड ये जा रही है, इसकी फॉल आउट क्या हो सकती है आपके ख्याल में? इफ इट कंटिन्यूज फॉर 15, 10 और मे बी अ मंथ, तो वहां पे तो अनरेस्ट हो जाएगा। इज देयर एनी लाइकलीहुड? क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से आपका व्यू? काजी साहब ये बहुत अच्छा सवाल इस सेंस में है कि देखिए अमेरिका ने और इजराइल ने जब भी जंग बंद हुई, जिस हालत में भी हुई, जिसकी फेवर में हुई, जिसके अगेंस्ट हुई, उन्होंने तो चले जाना है अपने, उन्होंने 2500 मील दूर चले जाना है किलोमीटर, और अमेरिका ने को 10,000 किलोमीटर दूर चले जाना है। ये जीसीसी के मुल्कों ने तो यही रहना है। और वो किस चीज पर थ्राइव करते थे? सिर्फ फाइनेंसिंग पर, इन्वेस्टमेंट पर, ऑयल पर। एक अभी होटलिंग टूरिज्म का जितना बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, हजारों फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, होटल 2 लाख के करीब होटल की बुकिंग कैंसिल हुई है, प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई हैं। तो अब अगर अमेरिका और इजराइल वापस चले भी जाते हैं, वो तो उनके लिए वापस कई साल उनको लगेंगे। और एक आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसा, वो हमें नोट करना चाहिए कि देखिए अब ये मुल्क क्योंकि ईरान से खौफजदा हैं, उनके लिए एक तरफ तो ये अमेरिका चला जाए यहां से छोड़ के, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के जाने से उनको ये भी तो याद रहेगा कि किस तरीके से ईरान ने हम पर स्ट्राइक्स की थी। तो वो चाहेंगे कि अगर ये अमेरिका इजराइल जाएं तो ईरान इतना कमजोर हो चुका हो कि हम बचे रहें और हमें हिट बैक ना कर सके। ये अजीब इक्वेशन का अब डिलेमा चल रहा है जी। चिश्ती साहब, एक बड़ी ख्वाहिश है अमेरिका और इजराइल की, और एक सवाल भी करते हैं बार बार अमेरिकन भी और इजराइल दोनों ही हैं, एक ट्रंप है और एक नेतन्याहू है। ये सवाल करते हैं कि मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे, और इससे जो सवालात पैदा होते हैं वो सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या वो शदीद जख्मी हैं, ये भी उन्होंने दावा किया। दूसरा उन्होंने ये दावा किया कि कहीं वो मुल्क से बाहर तो नहीं है किसी और मुल्क में। या सर ये बताइएगा, आप जंग के माहिर हैं, आप दिफाई अमूर के माहिर हैं, कि मुज्तबा खामनाई साहब ने क्या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट से अपने आप को दूर कर लिया होगा, उन्होंने इंसानी वसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए होंगे? देखिए, मैं तो जब आयतुल्ला खामनाई शहीद हुए थे पहले दिन, मुझे उस वक्त भी अफसोस हुआ था, और मैंने कहा था कि इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के करीब क्यों रखा गया है। तो जब आप एक बमों के लिए, चाहे न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, आप 300-400 फुट जेरे जमीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, और ह्यूमन इंटेलिजेंस या दूसरे तरीके से, पुराने जमाने में भी तारों वाली वायरलेस होती थी, जब जहाजों के लिए भी इस्तेमाल होती थी, वर्ल्ड वॉर के से लेके बहुत 60s, 70s और 80s तक इस्तेमाल होती थी। तो इस तरह का कोई सिस्टम उस वक्त भी करना चाहिए था, और अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से किया, मैं तो उस वक्त भी ख्वाहिशमंद था, और अगर अल्लाह ने कर लिया उनको तो बहुत अच्छा किया, और ये उनको करना चाहिए था। उन पर इस कौम का, 9 करोड़ लोगों का, ईरानियों का, और जो दुनिया भर में अहले तशरीफ फैले हुए हैं, उनका कर्ज है कि वो अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि उनके वालिद चले गए, ठीक है, शहादत जरूर नसीब हुई, लेकिन एक किस्म की कौम पूरी यतीम हो गई।
लेकिन उसने कम बैक किया, बहुत हौसला दिखाया, अमेजिंग हौसला, जो बिल्कुल मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की कि लीडर एलिमिनेट का मतलब है लोग सड़कों पे आके हुकूमत चेंज कर देंगे, नहीं हुआ। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सिग्नल है। जख्मी या ना जख्मी होने की प्रोपेगेंडा तो ज़ाहिर है सारा मीडिया आपने देखा ज़ायनिस्ट के पास है या अमेरिका के पास है, तो वो रोजाना एक नया शोशा छोड़ देते हैं, उनको जज्बाती करते हैं कि वो बाहर निकले। जैसे एक आपने देखा उनके मिनिस्टर ने कहा जी वो तो हाइडिंग में है, तो अगले दिन उनके मिनिस्टर निकल आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अली रजानी को फिर अगले दिन शहीद कर दिया गया। अच्छा चिश्ती साहब, एक मैं और बात आपसे करना चाहूँगा। मैंने एक ईरानी अपना सऊदी देखे, हमने वी हैव प्लेड वेरी वेल, और हमने इसमें जो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया और अभी तक कर रहे हैं कि ये बीच बचाव हो और ये मुसलमान ममालिक सामने ना आए। मगर एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की है और ईरानी सऊदी किसी डिफेंस मिनिस्ट्री के आदमी ने की है नेचुरली। तो हाउ डू यू थिंक कि वो हम पे भी डिपेंड कर रहे हैं और ईरान भी हमें हमारे बारे में पॉजिटिव बयानात आ रहे हैं, तो डू यू सी कि दिस इज इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इनके दरमियान इनके दरमियान एक अच्छा और इसमें बीच बचाव करवाने में हमारा रोल हो सकता है? लेकिन चिश्ती साहब साथ में ये भी ऐड करता जाऊं कि जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब की, उसको बड़ा मिस रिपोर्ट किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद हम ईरान के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह तोड़फोड़ की जा रही है, जलाओ गिरोह किया जा रहा है, वहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ईरान के साथ जो है हम हैं, हमारी पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर यह आवाज़ उठाई गई, बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने जो है वो मजम्मत की और सदर ने मजम्मत की, पूरी हुकूमत ने मजम्मत की। तो इसको जो मिस रिपोर्ट करके एक प्रोपेगेंडा भी किया गया इस हवाले से। जी कायद साहब और मियां साहब, आपको दोनों को मर्ज करने की कोशिश करता हूं सवालों को, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं। देखिए, ईरान के साथ जब से हमला हुआ है, हमारी एक तरफ पोजीशन बहुत सेंसिटिव है, ये चैलेंजिंग है, और एक तरफ एडवांटेजेस भी है। सेंसिटिव ऑब्वियसली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक तरफ ईस्टर्न हमने बॉर्डर अभी मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त, वेस्टर्न अफगानिस्तान पर हम अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ ईद का पॉज दिया। एक और तीसरे बॉर्डर पर हम नहीं चाहेंगे किसी तरह की एस्केलेशन। एंटी पाकिस्तान आना तो बहुत दूर की बात है, हम एस्केलेशन भी नहीं देखना चाहेंगे, जाहिर है ये तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। ये नंबर वन, ये सेंसिटिविटी है। एक एडवांटेज हमें ये है कि ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप, तमाम के तमाम जीसीसी ममालिक हमारी बात को वैल्यू कर रहे हैं, हमारी पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग पोजीशन हो सकती है कि हम इनको कनेक्ट करवाएं, एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो डेफिसिट हो गया है उसको कनेक्ट कराएं दोबारा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करें और एक एश्योरेंस दे दोनों मुल्कों को कि ज़ाहिर है आप ब्रदर मुल्क है। क्योंकि मैं डे वन पे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा सेलिब्रेट जब एक दूसरे पर ही हमला करेंगे या कर रहे हैं, खासतौर पर ईरान ने जो हमला किया, तो वो तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पुतिन सेलिब्रेट कर रहा होगा कि मैंने 2 मुसलमान 4 मुसलमान नहीं 6-7 मुसलमान मुल्कों को लड़वा दिया आपस में। एक बात तो आई थिंक हमें एक हार्मनी रखनी चाहिए, हमारे पास चॉइस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ईरान ओवर सऊदी अरब या सऊदी अरब ओवर ईरान। हमने एक बैलेंस लेके चलना है, इमोशनल एलिमेंट को भी लेके चलना है, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी समझना है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम एक बैलेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक हमारी पॉलिसी को। बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमांडोर खालिद चिश्ती साहब, आप हमें एनलाइटन कर रहे थे। नाजरीन, मुश्किल वक्त है मगर उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले हम जब आएंगे तो देखेंगे कि उसकी फॉल आउट। एक तो देख लिया आपने 200 रुपया हाई ऑक्टेन की कीमत बढ़ गई आज रात को ही। इसके और क्या इकनॉमिक फॉल आउट होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ मैशदान जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये जंग आगे अगर बढ़ती है और जो कि बढ़ती नज़र आती है तो एक वर्ल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि मैं ज़रा जो GCC के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी एक बुरान होगा क्योंकि वो तो सब कुछ इम्पोर्ट करते हैं। एंड लास्टली वो ये कि हमारे साथ क्या होगा। आज रात 200 रुपया हाई ऑक्टेन बढ़ गया, तो डू यू सी आ लॉन्ग इकोनॉमिक विंटर पोस्ट वार देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जी काजी साहब, मईशत की हालत क्या होती है और उसका तेल की कीमत से क्या ताल्लुक है, ये पिछले 50 साल में बहुत इकोनॉमिक लिटरेचर में इसको स्टडी किया गया है। जो इशारे सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि अगर आलमी मंडी में $100 का तेल पहुंचता है फी बैरल,
तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारिया है कि मगरबी ममालिक में रिसेशन आने वाला है। अगर तेल की कीमत $120 पे पहुंचती है तो फिर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाती है। अगर तेल की कीमत पहुंचती है $130 पे तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ये 85-90% तेल जो है वो इंपोर्ट करता है, उनके पास डॉलर के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये तेल की कीमत जो है वो $150-155 पे पहुंच जाती है तो फिर ये तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, जिनमें पाकिस्तान शामिल है, उनको कहा जाता है कि सॉल्वेंसी के इशू शुरू हो जाएं, यानी कि डिफॉल्ट वाला मामला शुरू हो जाता है। तो बाकी दुनिया के साथ जो होगा वो होगा। मेरा फोकस तो पाकिस्तान के ऊपर है कि जिस रफ्तार से तेल की कीमत बढ़ रही है उसका पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुझे शॉर्ट टर्म के ऊपर तो जो माशी दुश्वारियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो बहुत बड़े नज़र आते हैं। अब आपने अपने सवाल के दौरान वो हाई ऑक्टेन का भी जिक्र किया। काजी साहब, 50 साल की पाकिस्तानी माशी तारीख गवाह है कि हुकूमतें जो फैसला करते हैं उनके नतीजे में गरीब की जेब से पैसा निकलता है और अमीर की जेब में जाता है। ये पहला फैसला मैंने देखा है पिछले 40-45 सालों के अंदर कि जिसमें अमीर की जेब से पैसा निकलेगा और होपफुली गरीब की जेब में जाएगा। निकल तो ये अमीर की जेब से रहा है। देखिए, ये हाई ऑक्टेन जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें वो हाई जो एफिशिएंसी वाली इंजन हैं, उनमें टर्बो, मोस्टली टर्बो इंजन जो हैं, चाहे वो होंडा का हो, वो टूसन का हो, वो BMW का हो, वो MG का हो, ये सब वो लोग हैं जो हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करते हैं। और ये जाहिर बात है कि जो अमीर तबकात हैं पाकिस्तान के, उनका इनका ताल्लुक उनसे है। और हुकूमत का जो तखमीना है कि 9 अरब रुपया जो है वो उसकी बचत हो जाएगी। मेरा ज़ाती तखमीना ये है कि वो 9 अरब का एस्टिमेट ओवर एस्टिमेटेड है। लगभग 6 से 7 अरब रुपया जो है वो ज़रूर इकट्ठा हो जाएगा और वो निकलेगा अमीर की जेब से। अभी हुकूमत ने फैसला नहीं किया कि उसकी जो मुंतकिली है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अमीर की जेब से पैसा निकलकर गरीब तक जाएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मिट्टी का तेल भी जो है उसको भी महंगा कर दिया गया है, जो कि एक बिल्कुल गरीब जो सारिफ का फ्यूल है। पूरे पहाड़ी इलाके में देखा जाए तो इसको ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भी तो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। दूसरी बात सर हो रही थी तवानाई के बहरान की, तो जो बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि इस वक्त जो 1970 का बहरान था, दुनिया उसकी तरफ जा रही है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया तेल की सप्लाई से दुनिया महरूम हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि अगर ये जंग लंबी होती है और इसी तरह जो है वो, एक तो होता है कीमतें बढ़ना, एक होता है कि सप्लाई रुक जाना, अगर सप्लाई रुक जाती है तो जितना दुनिया इस पर डिपेंडेंट हो चुकी है, क्या वाकईतन हम 50 साल या 1 सदी पीछे जा सकते हैं, दुनिया पूरी की पूरी? देखिए, मुझे इस स्टेज पे एक इख्तलाफ सा नजर आता है। मीडिया क्या कह रहा है और जो जिसको फाइनेंशियल मार्केट कहती हैं वो क्या कह रहा है। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं एक तो या तो अपनी इनफरादी जो हैसियत से दे सकता हूँ। दूसरा जवाब निकलता है कि इस वक्त आलमी मंडियां क्या कह रही हैं, फ्यूचर्स की मार्केट क्या कह रही है, सोना क्या पैगाम दे रहा है। इनके पैगाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको काजी साहब हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कलेक्टिव विजडम, यानी कि आप समझ लीजिए कि इज्तमाई हिकमत। आपके सवाल का जवाब मैं मार्केट के हवाले से देता हूँ। देखिए, इस वक्त जो फ्यूचर्स की मार्केट तेल के हिसाब से चल रही है वो आपको जनवरी 2027, मार्च 2027 उसमें फ्यूचर का जो तेल का रेट दे रही है वो लगभग 60 से 62 डॉलर दे रही है। अब ये टेक्निकल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आलमी तेल की मंडियां हैं फ्यूचर्स के हवाले से, वो ये पैगाम दे रही हैं कि ये जंग ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। ये उनका जवाब है। वरना ये जो फ्यूचर जो है ये बहुत तेज़ रहता।
तो अभी अगर हाजिर में 110 115 पे चल रहा है, तो फ्यूचर जो आ रहा है वो $60-62 का आ रहा है। इसका पैगाम ये निकलता है कि ये ऑयल की जो फ्यूचर्स की मार्केट है वो ये तवक्को नहीं कर रही कि ये जंग जो है वो बड़ी लंबी चलेगी। तो जो दारोमदार है आपके सवाल का, काजी साहब के सवाल का, वो अगर के ऊपर है। अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जंग लंबी चलती है, तो आप सोचिए कि 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे आलमी मंडियाँ, सोना भी यही पैगाम दे रहा है। देखिए, जब जंगें लंबी चलती हैं तो सोना बड़ी तेज़ी से चढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे सोना जो है वो गिर रहा है। तो सोना पैगाम ये दे रहा है कि सोने में जो इन्वेस्टेड लोग हैं उनकी तरफ से पैगाम ये है कि ये जंग लंबी नहीं चलेगी। तो इसकी वजह क्या है सर? सोना क्यों गिर रहा है? तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सोना गिर रहा है, क्या इसकी वजह खलीजी ममालिक में कारोबार ठप होने की वजह है या कुछ और है? देखिए, अब आप क्या सराय की बात कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारी मैंने अफवाहें सुनी हैं कि क्योंकि सेंट्रल बैंक जो हैं गल्फ ममालिक के, उनको पैसा चाहिए, तो इसलिए वो सोना बेच रहे हैं और उसके नतीजे में सोने की मार्केट जो है वो गिर रही है। अब ये क्या सराई तक है, मैंने बहुत कोशिश की इसको कंफर्म करने की। हकीकत ये है कि तकरीबन 5 या 6 जो सॉवरन वेल्थ फंड हैं इन ममालिक के, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, उनकी मालियत लगभग $6 ट्रिलियन की है। तो ये सोच लेना कि शायद इनके सेंट्रल बैंक्स को इमरजेंसी कैश की ज़रूरत पड़ गई है और वो सोना बेच रहे हैं, ये क्या सराई ज़रूर हो सकती है, इसकी कंफर्मेशन नहीं। सर, एक खबर और है, ये कहा जा रहा है कि जो गल्फ के ममालिक हैं वहाँ से सरमाया बड़ी तेज़ी से मुंतकिल हो रहा है जंग की वजह से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दुबई से या अबू धाबी से या दीगर एक ममालिक जो हैं, 1-2 ममालिक, वहाँ से $200 अरब तक का जो सरमाया है वो हांगकांग की तरफ मुंतकिल हो रहा है। क्या वाकईतन इस जंग के असरात जो गल्फ पे आएंगे इस तरह के कि वहाँ से सरमाया जो है वो बड़ी मिकदार में वहाँ जो है वो हांगकांग या सिंगापुर में मुंतकिल हो जाएगा और आइंदा का जो पूरा सिनेरियो बन रहा है सरमायाकारी का, वो हांगकांग और सिंगापुर ही हैं? देखिए, आपने 2 सवाल बुनियादी तौर पे पूछे हैं। पहला तो मैंने बहुत कोशिश की, जो मेरे ज़राए हैं ख़ास तौर पे दुबई के अंदर जो बैंकिंग चैनल्स में काम करते हैं, वहाँ से जो अभी सिर्फ रूमर्स की हद तक ये बातें हो रही। मुझे जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है कि इसमें शक की बात नहीं कि कुछ सरमाया जो है, कुछ सरमायादार जो हैं वो सरमायाकार जो हैं वो अपना बैंक बैलेंसेस जो हैं वो सिंगापुर और हांगकांग मुंतकिली कर रहे हैं या वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर छोड़ रखे हैं। $200 अरब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो गल्फ से निकलने की, अगर वो एक्चुअली निकल रही होती तो फिर बैंकर हजरात को ज़रूर पता होता। वहाँ पे जो बैंकिंग चैनल्स के अंदर लोग मौजूद हैं, जो बैंकर्स हैं, जो काम कर रहे हैं बैंकों के अंदर, उन्होंने किसी ने भी इतनी बड़ी रकम का जो है वो बताया नहीं। फिर आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो सरमायाकार लोग होते हैं उनके बैंकों में इतनी बड़ी अमाउंट कैश की नहीं पड़ी होती, वो इन्वेस्टेड होती हैं। और अगर वो इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, वो स्टॉक्स में हो, वो बॉन्ड्स में हो, उनको बेचने के बाद सरमाया मुंतकिल हो सकता है। सर, आपने डॉलर की बात, आपने पेट्रोलियम मसनूआत की बात की, उनकी कीमतों की बात की, आपने बताया कि सोने की कीमतों से मुतल्लिक बताया, सरमायाकारी के हवाले से बताया। एक जो करेंसी है जिसको डॉलर कहते हैं, जिसका राज है, क्या इस जंग के असरात डॉलर पर भी पड़ेंगे? और डॉलर का मुस्तकबिल जो है वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि ईरान ने भी ये कहा कि जिसने यहाँ से पेट्रोलियम लेके जाना है वो युआन में जो है वो सरमायाकारी कर ले, वहाँ उसमें पैसे अदा कर ले। तो क्या जो रीजनल करेंसियां हैं ये स्ट्रांग होंगी और डॉलर का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है सर? और मेरा भी एक साथ रिजाइंडर सवाल ले लें, क्या पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी बैठी हुई है, लोग बार बार पूछते हैं कि जी दुबई में तो बैठ गई प्रॉपर्टी, क्या कोई इन्वेस्टमेंट का शेयर पाकिस्तान में आता और प्रॉपर्टी जो बैठी हुई है यहां पे उठती नजर आती है आपको डॉक्टर साहब, अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस? जी काजी साहब, पहले आपका सवाल ले लेता हूं। देखिए, जो बुनियादी वजूहात थी
कि पाकिस्तानी सरमायाकार पाकिस्तान से सरमाया निकाल के ले जाता था, वो अभी तक कायम व दायम है। वो एक ये था कि टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है, उसमें किसी किस्म की पाकिस्तान में कमी वाकई नहीं हुई है। पाकिस्तान से जो सरमाया जाने की वजूहत थी वो अभी भी अपनी जगह जो है देयर स्टैंडिंग अप। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्केल में दुबई से या किसी और मुल्क से जो पाकिस्तानी सरमाया है वो वापस पाकिस्तान आने वाला है। अगर आपका ख्याल था कि शायद इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी वैल्यूज या प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो बेहतर होने वाली है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इजाफी सरमाया जो है वो उसकी रिवर्स जो है वो टर्निंग होगी कि वो पाकिस्तान से निकला था और अब शायद कहीं पाकिस्तान वापस आने वाला है। जब तक पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इन्वेस्टमेंट के उनको बेहतर नहीं किया जाता, जब तक टैक्स के रेट जो हैं वो नीचे नहीं लाए जाते। देखिए यहाँ पे हमें एक पैगाम दिया जा रहा है, एक तो जो आला तरीन अदलिया है हमारी, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने ये फैसला सुना दिया है कि एफबीआर वालों का जहां दिल चाहे बगैर नोटिस के छापे मारे। देखिए जब इस किस्म के इशारे जो हैं वो कैपिटल को पहुंचते हैं, सरमाया जो है ना कैपिटल इज वेरी सेंसिटिव, वो फौरन भाग जाता है उसको जहां भी थोड़ा सा खतरा नजर आता है। तो जब तक तो इस किस्म के इशारे एफबीआर से आते रहेंगे, जब तक इस किस्म के इशारे हमारी अदलिया जो है वो देते रहेंगे, तो मुझे कोई नजर नहीं आता कि सरमाया जो है वो वापस पाकिस्तान आ रहा है। जो अभी मियां साहब का सवाल था वो बड़ा उम्दा सवाल है कि डॉलर का क्या फ्यूचर नजर आता है। देखिए पिछले लगभग 20-25 सालों से डॉलर की जो सेंट्रल इम्पोर्टेंस है दुनिया भर में वो धीरे धीरे कम हो रही। कुछ लोग ये इंप्रेशन देते हैं कि शायद जंग के फौरन बाद या जिसको हम कहते हैं कोई इवेंट कोई ऐसा होने वाला है जिसके बाद डॉलर अचानक ठुस हो जाएगा, तो ऐसा कोई इवेंट होने वाला नहीं। ये एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं, ये प्रोसेस है बड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है। पिछले कोई 20-25 सालों में जो डॉलर की अहमियत है वो आप समझिए कि 60-65% जो डोमिनेंट रोल था उससे वो लगभग 55% पे 56% पे आ गई। तो अगले 5-10 सालों में ये जारी रहेगा। ये तवक्को रखना कि डॉलर एकदम से अपनी जो ताकत है वो खो बैठेगा या दुनिया की ट्रेड में अपनी डोमिनेंस खो बैठेगा, ऐसा होता नजर नहीं आता। यानी ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, यू ऑलवेज एनलाइटन अस ऑन दीज वेरी कम्प्लेक्स इश्यूज, और बड़े सादा अंदाज में हम नाजरीन तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ये था हमारे हफ्ते का पहला प्रोग्राम, हाजिर होते रहेंगे। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे।